अपना पेज है 179। बहुत ज्यादा तो इसमें कोई एक्सप्लेन करने का है नहीं। ये इंटरेस्टिंग भी है चीजों को देखने, सोचने, समझने। न्याय का तराजू, बैलेंस ऑफ जस्टिस। यूरोपीय न्यायालय एक विचित्र और शिक्षाप्रद संस्था है और उसी को हम यहाँ रेप्लिकेट कर रहे हैं। सारी वही न्याय प्रणाली, मतलब उनकी जितनी भी प्रणालियां हैं, कैसे भी उनको हूबहू यहाँ ले आए। तो यूरोपीय न्यायालय एक विचित्र और शिक्षाप्रद संस्था है और श्री अरविंद तो इसके थ्रू गुजरे हैं। उस ट्रायल में भाई श्री अरविंद से और ज्यादा बढ़िया कौन जाने जो खुद ट्रायल से गुजरा है, और उसकी जो चीजें हैं वो श्री अरविंद से ज्यादा कौन जानता है। यूरोप सभ्यता के एकाधिकार की शेखी बखारता हुए भी बखारते हुए भी बर्बरता के कुछ उल्लेखनीय अवशेषों को पोंछता है और उनसे आत्मसंतुष्ट होता है। वो ये कह रहा है सभ्यता का एकाधिकार तो मेरे पास है, ये शेख ही बखारता है कि ये मानक क्या है सभ्यता के, वो मैं जो बता रहा हूं वो है मानक। और फिर भी उल्लेखनीय कुछ अवशेष बर्बरता के, बार्बरिज्म के, उनको पोसता है और उनसे आत्मसंतुष्ट होता है। अरे वाह, ये तो मेरी बड़ी अच्छी उपलब्धि है। मध्ययुगीन काल में वैज्ञानिक बारीकी अथवा संपूर्णता तथा दक्षता के साथ जो विशिष्टता व मंगोलियाई लोगों के साथ साझा रखती है, उसने साक्ष्य के सबसे विश्वसनीय स्रोत के रूप में यातना तथा न्यायिक सत्य के निश्चित मार्गदर्शक के रूप में युद्ध की अग्नि परीक्षा की व्यवस्था की। ये जो वैज्ञानिक बारीकी अथवा संपूर्णता तथा दक्षता के साथ ये चीज तो आई, वैज्ञानिक बारीकी, हर चीज के अंदर बारीकी, और उसको संपूर्णता से, डिटेल के अंदर, टोटेलिटी के अंदर, और एफिशिएंसी, दक्षता के साथ मध्य युग काल की ये चीजें आई जो विशिष्टता व मंगोलियाई लोगों के साथ साझा रखती है। कौन? यूरोपीय सभ्यता। उसने साक्ष्य के सबसे विश्वसनीय स्रोत के रूप में यातना तथा न्यायिक सत्य के निश्चित मार्गदर्शक के रूप में युद्ध की अग्नि परीक्षा की व्यवस्था की। दोनों ही विचार ठेठ यूरोपीय थे। बाद के युग में हो सकता है ऐसा प्रतीत हो कि इन चमकदार तरीकों से पिंड छुड़ा लिया गया है, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। रैक, यातना देने के यंत्र, आपने देखे होंगे, कई ये दिखाते हैं। ये एक बॉक्स बना दिया लोहे का, उसमें आदमी को सुला दिया, उसके नीचे आग जला दी। आग भी इतनी ही जलाओ एकदम से नहीं मरे। या फिर इम्पेलमेंट, आप उसको कोई गोद रहे हो उसको धीरे धीरे इस तरीके से कि उसका खून टपक रहा है, जानवर उसको खा रहे हैं। या फिर ऐसा है कि शरीर पे ऐसी कोई चीज लगाओ, उसको एक कोई जगह बंद कर दो, चूहे वगैरह उसको कुतर कुतर के खा जाएं। मतलब हजारों हजार, ये वाइटल की एक ऐसी चीज है, और ये कुछ जातियों की ये विशेषता रही। भारत में कभी इस तरीका का नहीं है कि वो यातना देने के यंत्र अलग अलग तरीके के इजाद कर रहे हैं। चाइनीज है, जापानीज है, ये लोग तो बड़े विशेष हैं। सभी जगह इन यातनाओं के तो, और अभी भी दी जाती हैं, ऐसा नहीं है। यंत्र भी है और बारी तरीका भी है उनका। ये श्री अरविंद यहाँ बताएंगे कि हमारी जो न्यायिक व्यवस्था है वो उससे भी बुरी है। जो न्याय, हम जिसको न्याय कहते हैं, वो यातना देने का यंत्र, जो ये यंत्र है, उनसे भी बड़ा यंत्र है। रैक के स्थान पर फ्रांसीसियों ने जांच अधिकारी, जज का आविष्कार कर लिया। अब देख लो आप। और अमेरिकियों ने कुछ जबरदस्त प्रक्रियाओं का आविष्कार किया है जिन्हें मेरे ख्याल से वे पहली, दूसरी और यूं ही और अधिक उच्चतर दर्जे की भी न भी हो तो 5वीं डिग्री तक की पूछताछ, जो कि यातना का ही पुराना नाम है, कहते हैं। इस पे 3rd डिग्री जो टॉर्चर किया इस अपराधी के साथ, इसके साथ 4th डिग्री, जितनी भी डिग्री, मेरे ख्याल से वे पहली, दूसरी
या यूं ही और अधिक उच्चतर दर्जों की न भी हो, तो 5वीं डिग्री तक की पूछताछ, जो कि यातना का ही पुराना नाम है, आपसे जिस तरीके का इन्वेस्टिगेशन करते हैं, अभी भी पुलिस जाती है, दोषी है उसको नहीं पकड़ रही, जो निर्दोष व्यक्ति है उससे यूं पूछताछ करती है, उसको अपराध बोध महसूस होने लगता है कि ये अपन ने क्या कर लिया। जिस तरीके का उसके साथ व्यवहार किया जाता है, या पूरी जो जिस तरीके की न्याय प्रणाली है, न्यायिक व्यवस्था है, जिससे गुजरना पड़ता है, वो ऐसा लगता है कोई अपराध है, कि किसी के ऊपर भगवान ने अभिशाप लाद दिया हो, उस तरीके का है। एक छोटी सी चीज, एक छोटा सा काम, साहब इसके ऊपर मेरे को ये सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट है, ये एजुकेशन के अंदर लगाना है, उसी के अंदर। या अगर कोई छोटी सी कोई ऐसी चीज है, किसी ने आपके घर को दबा लिया, अब उसको मुक्त करवाने के अंदर आप तो कहोगे भाई ये तो, इसकी बजाय तो मैं कहीं और ही चला जाऊं। जिस तरीके की व्यवस्था है, यातना कभी कभी तन की नहीं मन की होती है। यह कम तीव्र होती है, अधिक देर तक चलने वाली होती है। क्योंकि शरीर की यातना तो एक इंटेंसिटी तक दे सकते थे, उससे ज्यादा चल नहीं सकती थी, मर जाते आप। एक स्केल से ज्यादा की यातना हम सहन नहीं कर सकते, बेहोश हो जाएंगे, मर जाएंगे। शरीर एक सीमा से ज्यादा नहीं कर सहन कर सकता। ये वाली जो यातना है कम तीव्र होती है, अधिक देर तक चलने वाली होती है, परंतु अंत में ले जाती है उसी परिणाम तक। तब बेचारा प्रताड़ित जब तक हो सके तब तक अपने अपराध या अपनी बेगुनाही को झूठ के सहारे बचाने का प्रयास करके एक सच्चे या झूठे अपराध स्वीकरण के द्वारा अपने उग्र और निर्दय उत्पीड़क से बच निकलता है, और इस लंबी तनावपूर्ण यंत्रणा की अवधि की बजाय जेल या फांसी अधिक पसंद करता है। श्री अरविंद इस चीज को बड़े ध्यान से वहां देख रहे थे। जब सेनानियों को पकड़ के लेके आया जा रहा है, कि उसकी, वो ये देख रहा है इस प्रक्रिया से मैं गुजरूंगा इतनी तकलीफ से, उसकी बजाय जो मैंने अपराध किया ही नहीं उसको मैं स्वीकार कर लेता हूं, तो जेल या फांसी हो जाए तो मेरी ये कम से कम ये रोज का जो तनाव है, इसमें जिस तरीके के क्वेश्चन किए जा रहे हैं, आपसे आपके सेल्फ रेस्पेक्ट को खंडन करते हुए प्रश्न किए जा रहे हैं, आपके परिवार को परेशान किया जा रहा है, आपको इन ऐसी यंत्रणाओं से गुजारा जा रहा है जो भौतिक यंत्रणा से बहुत ज्यादा पीड़ादायक है। तो वो कहता है मेरे ऐसी चीज को स्वीकार कर लो, बेगुनाह होके भी, कि गुनाह जबरदस्ती स्वीकार कर लो जिससे इससे बच जाएं। तो फ्रांसीसी से बड़े सौम्य तरीके से कहते स्वीकृति के मार्ग में प्रवेश करना। फ्रांसीसी इसको क्या कहेंगे, अगर उनके क्लासिक्स आप पढ़ेंगे, उनके नाटक देखिए, उनकी चीजें देखिए, उन्होंने किस किस तरीके से लोगों के साथ व्यवहार किया, या कोई सोक्रेट्स है, या उनको क्या क्या कहेंगे, भी तेरे को हम ऐसे नहीं मारेंगे, बुरा लगता है, अपने आप जहर पी ले चुपचाप। जो अपराध उसने किया नहीं उसके लिए वो कह रहे हाँ अब ये स्वीकृति के मार्ग में प्रवेश कर रहा है। सविल स्थित पवित्र कार्यालय इससे बेहतर ईसाई और सज्जनतापूर्ण मृदु उक्ति का आविष्कार नहीं कर सकता था। मतलब सज्जनतापूर्ण मृदु उक्ति, जो सविल स्थित कोई पवित्र कार्यालय किसको बता रहे हैं, आपका यही न्यायालय एक व्यंग्योक्ति है। इससे बेहतर कि हाँ देखो इसने स्वीकार कर लिया ना, अब ये सही कर रहा है, आप पहले ही कर लेते। अरे आप ये नहीं समझ रहे कि वो बेचारा, हाँ देखो हमने पहले बताया था, अब ये स्वीकार करने लग गया है। मुझे लगता है कि अपनी 5वीं डिग्री में अमेरिकी प्रणाली बेचारे अभियुक्त को भोजन और नींद के बिना रखते हैं, और उस पर सवालों और सुझावों का तब तक निरंतर हमला करते रहते हैं जब तक कि मस्तिष्क चकराने, शरीर गिरने नहीं लग जाता, और दिल व्याकुल और निराश नहीं हो जाता, और व्यक्ति वह कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं हो जाता जो उसके उत्पीड़क विश्वास करते हैं या जिसे सच्चाई बनाना चाहते हैं। उसको साइकोलॉजिकली ऐसी स्टेट के अंदर आप लिया आओगे, उसको कहे हाँ जी आप कह रहे हैं वही ठीक है,
तो उसको वैसे कोई मुक्ति नजर नहीं आती, वो कभी इसको मान लेते हैं और ये जो रोज रोज की पीड़ा है उससे तो ये मारने की प्रक्रिया की जो भी पीड़ा होगी वो कर लेंगे। मतलब वो अपने इतने होश आवास खो बैठता है कि वो कैसे भी उससे कि मृत्यु ही इसका अगर उपाय है तो चलो अपन मृत्यु को ही वर्ण कर लेते हैं। यह एक खरी न्यायिक जांच इंक्विजिशन है। मध्ययुगीन नाम इन आधुनिक परिशोधनों पर ठीक बैठता है। मतलब ये जो न्यायिक जांच, इसको जांच का जो नाम दिया जाता है, और आज भी जिस तरीके की जांच है, यदि आप उस प्रक्रिया के अंदर चले जाते हैं, वो आपको इतना परेशान करती है, इतना परेशान करती है कि आप कहते हैं भाई इससे, इसलिए जनरली केसेस जो है आपको या ये थोड़ी कि न्यायालय से आपको कोई न्याय मिल गया हो, ये केसेस कम है। उसके बाद ही व्यक्ति कहता है यार इतना समय उसका और मेरा दोनों फिर एक समय बाद में परेशान होकर कि अपन कोई बीच का मार्ग निकाल लेते हैं, अपने ले दे के पूरा करो इसको। तो खरी न्यायिक जांच, मध्ययुगीन नाम इन आधुनिक परिशोधनों पर ठीक बैठता है। अंग्रेजों पर प्राय क्रूर या मूर्ख राष्ट्र होने का आरोप लगाया जाता है, परंतु जब उनके हितों को छुआ नहीं जाता तो उनमें कठोर मानवीयता होती है और मोटे तौर पर सामान्य ज्ञान की झलकों में आनंद लेते हैं। कॉमन सेंस, मतलब जो ये ब्रिटिश है, अंग्रेजों की बात चल रही है, अमेरिकी की नहीं चल रही। जो अंग्रेज हैं उन पे ये अभियोग या आरोप लगाया जाता क्रूर या मूर्ख राष्ट्र, मूर्ख हैं। पर उनके जब तक सेल्फ इंटरेस्ट है उसको जब तक आप नहीं छू रहे तब तक वो बड़ी समानता की, मानवीयता की, एटिकेट्स की, आप देखिए वो किस तरीके से कि बोलने में ऐसा एटिकेट होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। और कॉमन सेंस, उसमें वो कहते हैं हाँ हम इसमें आनंद लेते हैं, जब तक उनके सेल्फ इंटरेस्ट को नहीं छुआ जाए। इसके अतिरिक्त उनके लोक प्रसिद्ध का सम्मानजनक प्रेम होता है। लोक प्रसिद्धि कि लोगों के बीच में प्रसिद्धि जो है, सम्मानजनक प्रेम होता है, और उन्हें कम से कम अपने लिए तो गुप्त पुलिस प्रणालियां पसंद नहीं है कि जो चुपचाप में गुप्तचर हैं, आपकी पड़ताल कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, ये प्रणालियां उनको कि नहीं ये ठीक नहीं है। कम से कम अपने लिए उनको लोक प्रसिद्धि का सम्मानजनक भी, हम सभ्य जाति हैं, ये जबरदस्त है उनके अंदर कि हम, और कुछ जातियों ने इसी तरीके से अपने आप को शीर्ष पे रखा, जिसके अंदर जर्मन्स हैं, वो कहते थे हम तो भगवान की आई हुई रेस हैं, और इसके अंदर ये वाले जो है मिडिल, और ये है वो तीसरे नंबर पर ये ब्लैक्स हैं और हैं, ये बिल्कुल पशु हैं, ये तो जाति है ही नहीं, इनको तो हमारे उपयोग के लिए बनाया गया है। और इसको एक प्रॉपर पद्धतिबद्ध तरीके से वो काम करते थे इसके ऊपर। ये इसके ऊपर क्या सोचने की जरूरत है, ये तो पशु है। उन्होंने जांच अधिकारी जज और 5वीं डिग्री की यातना को अस्वीकार कर दिया है। एक एक का बता रहे हैं, फ्रांसीसी क्या करते थे, अमेरिकियों ने क्या किया, अंग्रेज जो है वो ये कह रहे हैं भाई हम आत्मसम्मान है हमारे, तो ये जो पद्धतियां हैं हम ये इस तरीके से हम इनको नहीं प्रोपोगेट करते। उन्होंने जांच अधिकारी जज और 5वीं डिग्री की यातना को अस्वीकार कर दिया। तो वो इसको किस तरीके से लेके आते हैं, परंतु उनकी अदालतें यूरोपीय प्रणाली से मिलती जुलती हैं। एक सभ्य भेष में ये अदालतें वास्तव में मध्यकालीन युद्ध द्वारा अग्नि परीक्षा हैं। अदालतें जो हैं मध्यकालीन समय के अंदर युद्ध द्वारा अग्नि परीक्षा, केवल सैन्य लड़ाकों की तलवारों और भालों के स्थान पर हमारे पास वकीलों की जीभें और तकनीकियां और गवाहों की इधर से उधर झुकती कल्पनाएं हैं। गवाह है, वो कल्पना कर रहा है, तथ्य का पता नहीं है, गवाह आता है, उसकी कल्पनाएं कभी इसके पक्ष में है, कभी इसके पक्ष में, तथ्य का पता नहीं। तो जो गवाह आ रहा है उससे पूछा जा रहा है। ये जितना जीवंत वर्णन है, क्योंकि श्री अरविंद इसके माध्यम से गुजरे और उन्होंने देखा अलग अलग सभ्यताओं का, उन्होंने हिस्ट्री का भी अध्ययन किया, और खाली अध्ययन ही नहीं किया, उस समय का जो वातावरण था, उस उनका जो तरीका था, तौर तरीके थे, उनको बड़े नजदीक से देखा है।
और उसका कारण उनकी प्रकृति है कि किस तरीके के वो लोग रहे हैं, ये उसका कारण है। जीत सबसे कुशल झूठे और झूठों और कपटों में सबसे महारत पाए व्यक्ति की होती है। इसमें सत्य असत्य की मतलब सत्य का तो कोई लेना देना नहीं है। सबसे कुशल जो झूठा है ना, और झूठों और कपटों में सबसे महारत पाए व्यक्ति की होती है। झूठ और कपट में सबसे ज्यादा पारंगत कौन है, उसकी है। और आज हम यही देख रहे हैं। न्याय व्यवस्था में कोई न्याय का क्या लेना देना है? आपकी कोई भी व्यवस्था है उसके अंदर कोई किसी चीज का क्या लेना देना है? हम वही चीज लेके आ रहे हैं यहाँ। ये काफी हद तक एक पेचीदा पिच एंड टॉस का खेल, एक रोमांचक जुआ, आश्चर्यजनक संयोगों का मोंटे कार्लो है। परंतु इसमें हुनर भी है। यह बुद्धि के साथ संवेदनों को भी संतुष्ट करता है। संवेदन जो आपके सेंसेशंस हैं, मतलब आपको उसके ऊपर पिक्चराइजेशन करके, जब वॉरेन हेस्टिंग्स का हुआ या इस तरीके के जो हैं, उनके एपिसोड बनाए गए। जो कुछ हिस्ट्री वाले उनके एपिसोड बनाते हैं, वो तो खैर उसको और रोमांचक बनाने की कोशिश करते हैं, पर उनको हूबहू भी दिखाया जाए अपने आप के अंदर, वो बड़े रोमांचक है। और संवेदनाओं को भड़का देते हैं आपकी। वॉरेन हेस्टिंग्स का जब हो रहा था, तो उस समय के जो लोग थे, उनके जो अभियुक्त साइड का जो था, वो जब बता रहा था कि भारत के अंदर इसने कैसी कैसी चीजें करी है, तो लोग वहां बेहोश हो गए उसकी बातें सुन के। उसने यहाँ किस किस तरीके से यंत्रणा दी थी, वो जब बताया गया वहां पे, तो सेंसेशन, वो इतना सेंसेशनल होता है कि आपके सेंसेशंस को भी संतुष्ट करता है बुद्धि के साथ साथ। बुद्धि की बात नहीं, बुद्धि तो आपके जो जो तर्क का जाल है, उससे देखती है, अरे वाह, इसने ये वाला कोई आर्ग्यूमेंट दिया है, उसको काटते हुए इसने दूसरा आर्ग्यूमेंट दिया, तीसरा तीसरे तरीके का आर्ग्यूमेंट दे रहा है। अभी भी अगर आप प्रोसीडिंग्स देखें, न्याय का उसका कोई, और अगर यही आप वर्णन देखें राम जी के समय या हमारे जो कोर्ट्स थे उनके अंदर, ऐसी कोई प्रताड़ना, ऐसी कोई ये चीज नहीं, ये कोई बात ही नहीं। तो जिस तरीके की जाति है, जिस तरीके की उनकी सभ्यता है, उसी तरीके की उनकी संस्थाएं हैं। और उस तरीके की अनसिविलाइज्ड जो ये संस्थाएं हैं, उनको हम रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं आज। तो आप बताओ उसके शुभ परिणाम कैसे हो सकते हैं? अपितु इसे तो मानव ब्रिज ताश का खेल कहना चाहिए, जिसमें भाग्य और कौशल दोनों प्रशंसनीय रूप से जुड़े हैं। भाग्य, भाग्य भी जुड़ा है, और कौशल, या इसे एक बौद्धिक ग्लेडिएटोरियल पेशेवर तलवारबाजों के शो के रूप में माना जा सकता है। बड़े मामलों में दाव खेल और उत्साह के उपयुक्त ही होता है। बड़े जो मामले हैं ना, कि ये इसके विषय में चल रहा है भाई, मामला अगर बड़ा है, अभियुक्त अगर, मतलब आप जिसके ऊपर कोई मामला है, वो पार्टी बड़ी है, वो केस बड़ा है, वो चीज बड़ी है, तो दांव खेल और उत्साह के उपयुक्त ही होता है। तो उसमें जो दाव खेले जाते हैं, वो बड़े लाजवाब तरीके के होते हैं, जो है व्यक्ति की संपत्ति या उसका जीवन। परंतु हतभाग्य है हारने वाला। जीतने वाला तो क्या हतभाग्य है, जो हार गया इसके अंदर, वो बेचारा धिक्कारने लायक है। एक आपराधिक मामले में जेल की यातनाएं या फांसी पर लटकने की भयावह संभावना रहती है। क्रिमिनल अगर कोई केस है, तो उसके अंदर जेल की यातनाएं या फांसी पर लटकाने की भयावह संभावना। और ऐसे में निर्दोषता की थरथराती चेतना की बजाय अपराध बोध की कठोरता है, जो उसकी अधिक से अधिक सहायता करेगी। आप इस साइकोलॉजी को समझिए। निर्दोष व्यक्ति है, वो थरथरा रहा है उसकी चेतना, क्यों? कि यार मैंने कुछ किया ही नहीं, इसमें जेल की यातनाएं, मेरे को ऐसे कोई चीज के लिए, कि आपने ये कोई मर्डर किया है, या आपने कोई इस तरीके का चरित्र हनन किया है, या कोई आपने बलात्कार किया है, चोरी करी है, डाका डाला है, आपने कुछ किया ही नहीं, आपको पता ही नहीं, सोते को उठा ले गए।
किसी और के दोष के लिए जिसका आपको दूर दूर तक सेंस नहीं, उसके लिए आपको उठा ले गए। वाद विवाद इस तरीके के चल रहे हैं, इस तरीके के आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप, आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, आप सहजता से उत्तर देते हैं, और उसके जो इंटरप्रिटेशन किए जाते हैं उसको देख के आप यूं ही थर्रा जाते हैं, यार मेरे को, जो आप बिल्कुल निर्दोष, आपकी जो चेतना है, जब उसके ऊपर आपके सेल्फ रेस्पेक्ट पे दो शब्द भी कहे जाते हैं, आप सोचते हैं इससे तो मरना ठीक था। जो अपन ने कभी कल्पना तक में इस तरीके की चीजें सोची नहीं थी, वो दोष मेरे ऊपर मढ़े जा रहे हैं। इससे तो मेरे को ये फांसी लटका दें, वो बहुत अच्छा है। पर बाद में मेरे को फांसी लटका के ये दोष की भी मेरे परिवार के ऊपर की, ऐसा व्यक्ति था ये। तो निर्दोषता की थरथराती चेतना की बजाय, वो तो निर्दोष अपराधी की कठोरता, अपराध हाँ भी किया है, ठीक है, तो वो तो उसको सहारा देगा कि हाँ यार अपराध किया है, तो वो तो चलो भय इसका है, हाँ भाई फांसी होएगी, वो तो ठीक है। तो अपराध बोध की कठोरता है जो उसकी अधिक से अधिक सहायता करेगी। निर्दोषता की थरथराती चेतना तो बेचारी क्या, वो तो ये देखेगी ये क्या हो रहा मेरे साथ। उस पर धिक्कार है यदि वह निर्दोष है, जब वह वहां अदालत में खड़ा होता है और इसकी उस उपस्थिति में आनंददायकता में इजाफा करने के लिए उसकी भावनाओं पर निर्दय तनाव के साथ ही उसकी घंटों खड़े रहने की शारीरिक पीड़ा भी अत्यधिक जुड़ जाती है। भावनाओं पर निर्दय तनाव, श्री अरविंद ने ये सारी चीज अपने आप के साथ ये महसूस करी, और घंटे खड़े रहने, उसके अंदर वैसे ही आपको चक्कर आने लगते हैं, और आपको ये सेंस नहीं आता ये कहना क्या चाहते हैं आप। एक दिन, दो दिन, तीन दिन प्रोसीडिंग्स के अंदर आप बिल्कुल टूट जाते हैं। फिर आपको वहां इस तरीके की प्रताड़ना, जैसे माहौल में आपको रखा जाता है, तो श्री अरविंद बता रहे थे जिन सॉलिटरी सेल्स के अंदर उनको रखा जाता था, जहां कोई रोशनी नहीं, इतना छोटा, कोई हवा नहीं, कुछ नहीं, आवाज को मतलब कुछ सुनता नहीं, दूर दूर तक कोई संपर्क नहीं। अच्छे भले जो लोग हैं, बड़े बहुत ही अच्छे संभ्रांत बैकग्राउंड से आए हैं, वो 2 या 3 दिन में पागल हो जाते थे। ऐसी ऐसी यंत्रणाओं से, यातनाओं से उनको गुजरना पड़ा है, ऐसी ऐसी चीजों से। श्री अरविंद अपने जेल का वर्णन करते हैं, आप देखिए कि भोजन इस तरीके का आता था, दलिया ऐसा आता था कई बार तो, कि ऐसे लगता था ये तो बिल्कुल साक्षात ब्रह्म है, क्योंकि कहीं भी अंगुली उसमें घुमाओ तो दाने का नाम नहीं, ज्यादा से ज्यादा उसके अंदर इल्लियां हैं, लट है, कीड़े हैं, ये होते थे। इनफ भोजन नहीं, उसके अंदर कोई चीज नहीं। आपको अगर पेशाब जाना है, टॉयलेट जाना है, आपको कॉर्नर के अंदर एक टोकरी दे रखी है, उसमें जो करना है सो इस कॉर्नर में कर लो। दिन के अंदर एक बार कोई आएगा जो उसको क्लीन कर देगा। अगर आपको 2 बार जाना पड़ा तो उसके बगल में ही आपको सोना है। जो अपने जो कन्फाइनमेंट सेल का वो वर्णन करते हैं, अगर तेज बारिश हो गई तो एक कॉर्नर के अंदर दुबकते हुए स्कॉर्चिंग जो सन है वो आपके ऊपर आ रहा है। अभी हम कहते हैं हमको सन स्ट्रोक हो गया, हमको ये हो गया, वहां बैठे वो एक कॉर्नर के अंदर दुबके, जिसके अंदर वो कह रहे हैं मैं तो बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली था। एक दूर मेरे को छोटी सी ओपनिंग नजर आती थी, जिसमें कभी कभार कोई कोई अगर पक्षी दिख जाता था, तो ऐसा लगता था कि हाँ मेरा संपर्क है अभी भी इस जगत से। इन पीड़ाओं से, शारीरिक, मानसिक, साइकोलॉजिकल, इन सारों से आपको गुजारा जाता है। ये हमारी मनुष्यता है, हम आज भी वही हैं। थोड़ा रूप चेंज हो गया, तो वह उत्सुकता से अपने पक्ष या विपक्ष में प्रस्तुत साक्ष्यों की सच्चाई या झूठ को नहीं देखता। ये साक्ष्य सच्चे हैं या झूठे हैं, वो बेचारे को मतलब वो तो क्या है, वो सेंसेस तो उसके वो गवाह बैठता ही हो क्या रहा है। ये आपस के अंदर मेरे ऊपर जो वाद विवाद कह रहे हैं, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था, जिसमें साक्ष्य ऐसे प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, जी देखो इसने ये वाली बंदूक काम में ली। वो कह रहा है यार ये क्या बात हुई, इससे तो अच्छा रहता कि मैं काम में ले ही लेता। अपितु उस होशियारी को देखता है जिसके साथ यह या वह वकील मिश्रित सच्चाई और झूठ के जाल को फेंकता है, और जो प्रभाव वह न्यायाधीश या न्यायपीठ, जो न्यायपीठ है, जूरी है,
क्या तो एक है या फिर जूरी है के ऊपर छोड़ता है कि इसने ये प्रभाव उस जूरी के ऊपर छोड़ा भाई, इस तरीके से अपना जाल बुन के उसके ऊपर छोड़ा कि जो जज को लगता हाँ यार ये बात तो ठीक है। उसके लिए एक सच्चा गवाह जो चकरा देने वाली जिरह के द्वारा टूट जाता है, जो सच्चा गवाह है वो टूट जाता है। यहां तो हम देखते हैं फिल्मों में किस तरीके से, और वो तो उसका अंश, बिल्कुल अंश छोटा सा भी नहीं है जो एक्चुअल में उसके साथ किया जाता है। आपने उसे देखा था, वो ये कहता है मैंने तो ये चीजें देखी। अब फिर बाद में उसकी उसकी डिटेल को इस तरीके से पूछा जाता है, प्रश्नों को इस कनिंगनेस से पूछा जाता है कि वो बेचारा भ्रमित हो जाता है। उस भ्रम के कारण वो ऐसी बातें जब कहता है जो खुद का ही खंडन करती हो, या इस तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, तो जो गवाह है, सच्चा गवाह, उसको ही झूठा साबित कर दिया जाता है या उसको चकरा दिया जाता है। या एक झूठा गवाह जो विवेकपूर्ण पुनः जांच में सही सिद्ध होता है, झूठा गवाह पर विवेकपूर्ण तरीके से बार बार आप जांच रहे हो कि हाँ इसको 10 बार पूछ लिया, ये एक ही बात पे अटका हुआ है, ये ठीक है भाई, मैं बार बार घुमा के पूछ रहा हूं, ये विवेकपूर्ण पुनः जांच में सही सिद्ध होता है, अधिक उपयोग का हो सकता है। सच्चे गवाह की बजाय तो एक झूठा गवाह जो है, बजाय सत्य के, जिसकी कि हमारे शास्त्र बताते हैं अंत में विजय होती है, झूठ की नहीं। तो इसके अंदर तो एक झूठा गवाह जो बार बार उसकी अगर विवेकपूर्ण जांच में सही सिद्ध होता है, वो ज्यादा आपके लिए उपयोगी है बजाय सत्य, इन्वर्टेड कोमास के अंदर। वहां ऐसा लगता है कि सत्यमेव जयते, तो व्यक्ति उसके सहारे वहां पहुंच भी जाए तो वो महसूस करता है भी ये कहीं होता होगा, यहां तो ये नजर नहीं आता, आपका विश्वास डगमगा जाता है। कदाचित अंत में होती ही होगी, इसलिए कह रहे हैं भी होती ही होगी, सत्य की विजय जो है अंत में, तो कदाचित अंत में होती ही होगी, और सत्य के मामलों में ही होती होगी, झूठ की चीजों में, अदालत में, गवाहों के कटघरे में तो नहीं, यहां तो नहीं होती होगी। जो सत्यमेव जयते है वो कहीं और होती होगी भाई, यहां तो नहीं होती होगी। वहां वह निर्दोष व्यक्ति जिसके खिलाफ सारे हालात बन गए हैं, निर्दोष व्यक्ति जिसके खिलाफ ये बन गए हैं, और जो अंतिम चीज बोलने की वह जुर्रत करेगा, वह है सच। मतलब वो जुर्रत करेगा नहीं सच बोलने की, वो बेचारा अपराध बोध से वो कहेगा कैसे इससे पिंड छूटे, वो वाली बात करो, वो जुर्रत ही नहीं करेगा। जो अंतिम चीज बोलने की कोशिश करेगा, बोलने की जुर्रत करेगा, वो है सच। मतलब वो सच कभी नहीं बोलेगा। ऐसा करना या तो अभियोग पक्ष की घातक रूप से मदद करेगा, करके उसका पूरी तरह से विनाश कर देगा। यदि वो सच बोलता है तो या तो वो अभियोग पक्ष की घातक रूप से मदद करके उसका पूरी तरह से विनाश कर देगा, सच बोलना, या फिर यह सच इतना सीधा साधा और निर्दोष होगा कि अडिग मानव तर्क बुद्धि को उसके दयनीय मिथ्यात्व के विषय में समझा नहीं सकता। जो मानव तर्क बुद्धि है, अरे भाई ये इतना सीधा साधा सत्य है, ये समझ में नहीं आती भैया, आप घुमा फिरा रहे हो। माँ से पूछा गया कि आपकी जीवनी के बारे में, उन्होंने कहा भी बहुत सीधी सादी है, मेरी जीवनी मैं समेट सकती हूँ बहुत सीधे कि मैं यहाँ श्री अरविंद के लिए आई, मैं उनके कार्य के लिए यहाँ रह गई, श्री अरविंद को आगे ले जाने के लिए उनका कार्य था, इसलिए उनके जाने के बाद भी मैं यहाँ रही, उनके कार्य को कही। इसके अलावा मेरे और कोई रेमिनिसेंसेस या मेरी और कोई बात है नहीं। आप इससे पीछे की बातें, और अब हमारी ही तर्क बुद्धि ये कहती है यार ये कोई जीवनी थोड़ी होती है। तो हमारी जिस तरीके की मानव तर्क बुद्धि है, उसको अगर सीधा साधा सत्य यूं ही दे दिया जाए तो वो उसको अच्छा नहीं लगता वो। और बताइए, ये तो सेंसेशनल अराइज करने वाला नहीं है, ये सीधा सीधा सत्य है कि आप ये कर लो। तो जब आप साधना के सत्य के मार्ग पे आते हैं, तो जो आपने मंसूबे बना रखे थे, पता नहीं इसमें क्या होगा, इसमें इस तरीके के चमत्कार होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट आपके जो पहले मिथ्या आडंबर थे,
वो यहाँ टूट जाते हैं। आपको अपनी सच्चाई, अपने जो किस तरीके का आपका नेचर है, आप अपने आप को जिन अच्छे रंगों में देखते थे, साधना उनको बिल्कुल उघाड़ देती है। आपकी सच्चाई आपके सामने आ जाती है। तो यदि कोई सीधा-साधा सत्य या फिर सच इतना सीधा-साधा और निर्दोष होगा कि अडिग मानव तर्क बुद्धि को उसके दयनीय मिथ्यात्व के विषय में समझा नहीं सकता, तो बेचारा वो क्या कहे कि अरे भई ये सीधा-साधा सत्य है। मीडिया में आप देख लो आजकल किस तरीके की बातें चल रही है। इसी से प्रभावित होके फिर बाद में श्री अरविंद ने अपनी लेखनी के द्वारा, और हम ये प्रयास कर रहे हैं कि भी जो रिसर्जेंट इंडिया हम मंथली न्यूज़लेटर निकाल रहे हैं, इसी तरीके से, क्योंकि चीज़ों को देखने का, यदि आप दुर्भावनाग्रस्त नहीं है तो भी, अगर चेतना नहीं है तो चीज़ों को देखें किस तरीके से। यदि आप डीपर स्थिति से देख रहे हैं, माँ के दृष्टिकोण से, श्री अरविंद ने ये बताया है, इस दृष्टिकोण से अब चीज़ों को देखो। जैसे मान लीजिए न्याय का तराजू, हमने ये देखा। इस दृष्टिकोण से जब आप उस चीज़ को देखेंगे, अब आपके लिए फिर बाद में एक पिक्चर अलग तरीके की होगी। जैसे आप कोई स्थान पे जाते हैं, कोई कहे यहाँ श्री अरविंद आए थे, कश्मीर में ये स्थान है, यहाँ श्री अरविंद आए थे, यहाँ श्री अरविंद की चेयर है। ये बात ही अपने आप में कितना आपको डीप रिस्पेक्ट, उस चीज़ के प्रति श्रद्धा से भर देती है। हमने पढ़ा काव्य के स्रोत, अब आप उस परिप्रेक्ष्य से चीज़ों को देखते हैं, वो कितना और मीनिंगफुल हो जाता है। तो उसी तरीके से कि आज की घटनाएँ, आज की चीज़ें, भारतीय संस्कृति के अंदर ये चीज़ कहाँ, हमारी देश की जो घटनाएँ हैं, श्री अरविंद अरविंद के जो स्वप्न थे, उसके अंदर ये वाली बात कहाँ आ सकती होगी? ये ऐसी मीनिंगफुल चीज़ें हैं। शिक्षा के अंदर वो हमारे से क्या चाहते हैं? जीवन में वही चीज़ हम करें जो दूसरे कर रहे हैं, हमसे बेटर कर रहे हैं, वही चीज़ करने से हमारा समय श्री अरविंद की चेतना के लिए हम वर्दी होने चाहिए। तो आज हम कम से कम ये निर्णय, जो श्री अरविंद का ये जो जन्म दिवस है, उसके ऊपर ये निर्णय तो निश्चित होना चाहिए कि वो ही चीज़ करते रहें। चीज़ इन द सेंस कि आप भोजन कर रहे हैं तो आप वो रिपीट नहीं करें, मैं ये नहीं कह रहा। वही विभेद का वातावरण, वही चेतना, मेरा आपसे मनमुटाव या फिर यूनिफिकेशन, कोई स्वार्थ, निहित स्वार्थ है, उसके लिए मैं आपसे अच्छा व्यवहार कर रहा हूँ, मेरे को आपसे क्या चाहिए? ये नहीं, उसका आधार कोई दूसरा भी तो हो सकता है। माँ श्री अरविंद का विज़न भी तो हो सकता है। हम एक स्थान पे आके इकट्ठे हों, वो एकता का सूत्र क्या होना चाहिए? हमारा जीवन के अंदर उद्देश्य क्या होना चाहिए? क्या वो माँ श्री अरविंद का विज़न नहीं होना चाहिए? इसके अंदर मेरा व्यक्तिगत अहम है तो गला के हम उसको राष्ट्रीय अहम है, या माँ श्री अरविंद का विज़न है उसमें क्यों नहीं गला सकते? तो हमारे अपने लिए, और सच्चाई, क्या कानून ने सच्चाई को दूर रखने के लिए स्पष्ट रूप से तकनीकियों का एक घेरा नहीं बना दिया है? मतलब कितनी मार्मिक बात है ये, और हम उसके अंग हैं। इस तरीके से, इस परिप्रेक्ष्य से जब हम देखें, तो यही मैं कह रहा था, हम ये करना चाहते हैं। हम वो ही विधान को अपने जीवन में, भई ये प्रैक्टिकल नहीं है, नहीं होगा भई। इससे हमारा क्या होगा? अरे भई ये क्यों? क्या कोई ऐसा सत्य, कोई ऐसी चीज़ जो माँ कहती है ना, अभी ऐसा काम क्यों जो वर्दी ऑफ श्री अरबिंदोज़ हेल्प, उनकी कृपा, उसकी जो वर्दी नहीं है वो काम करना, सोचना, ये ठीक नहीं है। और हम कहें हम थोड़े दिन कर लेते हैं, बाद में इसको छोड़ देंगे, वो कभी नहीं हो पाएगा। आज तो कम से कम हम इस चीज़ को इस तरीके से, और ये बात तो जो है सो है, कानून जिसकी हम बात करते हैं, उसने तो एक तरीके से सच्चाई जिसकी हम कह रहे हैं कि सत्य की, सत्य के लिए, और एक तरीके से तकनीकियों का इतनी घेराबंदी, बाढ़ बना दी, जिसमें बेचारी सच्चाई तो चारों तरफ ही घूमती रहो। इनफैक्ट ऐसे प्रहरी हैं कि उनको ये कह रखा है, सच्चाई अगर कहीं दूर-दूर तक भी नज़र आ जाए, दूरबीन लेके देखो, अगर दूर भी नज़र आ जाती है, उसको वहीं आप वध कर दो उसका। आज की तो वर्तमान स्थिति यही है। इसी को हम अपने जीवन में, श्री अरविंद ने कितना एक-एक चीज़ के ऊपर देखा है।
एक एक चीज को बारीकी से। मेरे ख्याल से ये जो बता रहे हैं वो तो क्लियर है, पर मैं एक्चुअल में आज हम सब जो है एक ऐसे विशेष अवसर के ऊपर हैं। हम सब ने कुछ महसूस किया है कि इसमें कुछ किए जाना चाहिए। भई ये बातें तो है, ये जो कह रहे हैं ये तो है, पर कहीं न कहीं कहीं हम इसी चीज़ का अंग बन जाते हैं और अपने जीवन में भी यही काम करते हैं। बातें करते हैं एक, हमारे दोगलापन है, तो कम से कम उसको हम, जब तक ये दोगलापन है, हम इसी व्यवस्था का अंग हैं, हम भी वही काम कर रहे हैं। हाँ, दीपक, इसमें कोई बात है क्या? नहीं। भई हमारी निष्ठा तो सच्ची हो ही सकती है। हम एक ऐसे अवसर पे हैं, जहाँ हमारा रिज़ॉल्यूशन जो वास्तव में वर्दी ऑफ श्री अरबिंदोज़ हेल्प, हमारी कमियाँ हो सकती हैं, कुछ भी हो सकती हैं, पर निष्ठा तो सच्ची हो ही सकती है। तो दोगलापन कहीं है, उसको किसी भी नाम से हम अगर उसको कपड़े पहनाएँ, ये अच्छी बात नहीं है। हमारा कोई नुकसान नहीं हो सकता, इस हमारा ऑलरेडी नुकसान हो रहा है प्रैक्टिकैलिटी के नाम पे। बाकी अगर हम अनन्य तरीके से उनको देते हैं, हमको कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। पता नहीं ये दोगलापन क्यों है, मैं तो खुद महसूस करता हूँ। कर नहीं पाते, पर इतना तो बुद्धि में स्पष्ट हो कि भी ये दोगलापन है। निश्चित रूप से हमको इसके ऊपर काम करना चाहिए। शब्या जी, आप इसमें कुछ कहना चाहते हैं कि श्री अरविंद की ये जो जो एक विशेष कृपा हमको मिली है, जो कल हमने महसूस की होगी सबने, आपने भी एक निश्चित रूप से रिज़ॉल्यूशन ज़रूर लिया होगा। लिए तो है भैया निश्चित रूप से रेजुलेशन, लेकिन ये जो आज पढ़ देखा पढ़े आप और हम लोग देख सुन रहे हैं, ये तो वास्तविक रूप में तो न्याय का प्रणाली यही ढर्रा में चल ही रहा हुँ, है। कौन दोषी है कौन निर्दोषी तो वकील के चालाकी पर ही तो निर्भर करता है। न्याय कहाँ मिलता है, नहीं, दोषी भी न्याय मिलता तो इतना अपराध होता ही नहीं। हाँ, अब जो निर्दोष है और वो सजा काट लिया निकला, वो तो और बड़ा अपराधी होकर निकलता है। हुँ। यही क्रम पर तो इस चल रहा है प्रैक्टिस में सोसाइटी में। हम इसको कहाँ, अपने आप को कहाँ देखते हैं, या इसमें इसका मूलभूत चेतना के स्तर पे हम कहाँ लेके आएँ? क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक हमारी चेतना इस तरीके की है, हमें कोई अपराधी बताता है या नहीं बताता है, पर हमारे ये अपराध बोध ज़रूर है कि माँ श्री अरविंद के लिए हमारी निष्ठा होनी चाहिए, जब और उसके अंदर भी हम कर नहीं पा रहे। ये तो जिन्होंने भी ये संकल्प लिया है, दीपक इस चीज़ को महसूस कर पाता है। इसके अंदर भी ये सारे हम महसूस कर पाते हैं कि बातें करते हम एक, उसके प्रति हमारी निष्ठा नहीं है, तो हमारी ही नहीं है। तो ये जो रूप पैदा होते हैं, इनका कोई अंत नहीं है। तो न्याय का तराजू या कोई भी चीज़ की बात कर रहे हैं, इसका कोई मापदंड क्या है? इसका विकल्प हमको देने की आवश्यकता है, और इसलिए नहीं, हमको एक किसी भी चीज़ का अगर विकल्प देना है, समाज के अंदर ये सारी चीज़ें विभीषिकाएँ हैं, हमको नज़र आ रही है, विषमताएँ हैं। पर मेरे जीवन के अंदर मैं अपने आप के लिए ही कोई विकल्प नहीं ढूँढ रहा। तो ये सारी चीज़ें तो होंगी ही, उसके नेचुरल आउटकम हैं। आप ये कहें उसके साथ न्याय किया, मानव बुद्धि न्याय नहीं कर सकती। ये हमको समझने की आवश्यकता है। मानव तर्क बुद्धि न्याय नहीं कर सकती भई। जब तक आप अपनी चेतना में प्रवेश नहीं करें, गहराई में नहीं जाएँ, जो आपकी सच्चाई है, जो हमारे अंदर अंतरात्मा है, वहाँ नहीं जाएँ, तब तक हम शिक्षा के अंदर अगर तर्क बुद्धि से काम करें, हालाँकि अभी तो तर्क बुद्धि का सबसे अच्छा उपयोग क्या है कि हमारी जो पशुता है, उसके ऊपर लगाम लगाएँ। पर जो माँ और श्री अरविंद के भक्त, जो तथाकथित भक्त हैं, जिन्होंने कहीं न कहीं महसूस किया और फिर भी जीवन में जो दोगलापन है,
और उसको ये हम कहें कि हम इस काम से अभी मेरा ये कमिटमेंट, ये हमारा कोई कमिटमेंट नहीं है, हमारी आत्मा का कमिटमेंट है। उसके लिए हम जितना भी समय निकालते हैं, वो धोखेबाजी है। हम कृपा के साथ धोखेबाजी कर रहे हैं। ये हमको महसूस होना चाहिए। क्यों दीपक, ये महसूस होता है ना? ये बात तो है ही, सीधी-सीधी है ये बात, तो इसमें इसमें बात ही क्या है? डेली तो सामने न्याय की या शिक्षा की हम जो बात कर रहे हैं, वो कभी नहीं सुधर सकती अगर हम शुरुआत न करें तो। हमको इसका विकल्प देना पड़ेगा, और विकल्प एकमात्र चेतना के अंदर है। हम भारत की स्थितियों की या किन्हीं भी चीजों की, और इसके विकल्प खाली श्री अरविंद के पास है। माँ और श्री अरविंद के अलावा और कहीं आशा है नहीं। अगर हम उनसे जुड़े हैं और हमारा है भी, हम में से एक भी ऐसा नहीं है जो मूव्ड नहीं है। क्यों ना ये रिजोल्व करें भी, कौन सी चीज है जो हमको भय, भय का तो कोई कारण नजर नहीं आता। तो ये मैं जानता हूं हम सब में ये बात तो खरी है, तो इसके लिए कुछ तो करना चाहिए। तो इस बारे में तो मेरे को लगता है दीपक एक सही व्यक्ति है इसके अंदर। एक तो जो रविकांत जी हैं, तो दीपक इसमें कोई रेजोल्यूशन जो अपने को सबको लेना चाहिए। फिर रविकांत जी से ये ले लेते हैं कि भाई सारों को हमको और बेहतर कैसे काम कर सकते हैं, और वो एनफोर्स करना चाहिए। दीपक, प्रॉब्लम तो एनफोर्समेंट में ही है। रेजोल्यूशन तो ठीक है, वो चल रहा है, बात है जो भी है, फोर्स नहीं होता तो इसलिए क्या उसकी रेजोल्यूशन के अंदर वो पावर नहीं आता और उसका आगे का रास्ता नहीं मिलता। जो आज है उसके ऊपर एनफोर्समेंट की मेरे साथ प्रॉब्लम काफ़ी चल रही है, वो हो नहीं पा रहा। जो रिजोल्व कर लिया, पता है कि ये काम करने के काम ये है, लेकिन वो हो नहीं पा रहा। तो वो एक मतलब कई तरह की चीजें हैं, मतलब अल्टीमेटली तो सेल्फ जस्टिफिकेशन है। जो अपन काम कर रहे हैं उसको जस्टिफाई कर नहीं पा रहे कि हाँ ये काम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। हो सकता है वो सही है, हो सकता है वो गलत है। हर चीज में क्या वो नेगेशन धक्का देने वाला था, ये ऐसे नहीं किया, ऐसे ठीक नहीं था, ऐसे करते तो ठीक होता। तो इस तरह की भी सारी चीजें हैं, लेकिन अल्टीमेटली मोटा मोटा अगर इन्फोर्समेंट उस चीज का हो कंटिन्यूस, तभी वो चीज आगे बढ़ जाएगी। सामने सामने टाइम वेस्ट कर रहे हैं, सामने सामने कि ये काम इस समय ये कर लेना चाहिए, वो नहीं होकर के और इधर उधर कर रहे हैं, इसका मतलब गड़बड़ी है। हाँ, पर समस्या अभी व्यक्तिगत भी नहीं चल रही। हमारे सामने राष्ट्रीय स्तर पे जो जो समस्याएं हैं, जो मनुष्य जाति के स्तर के ऊपर भी हैं, अगर हम लॉजिकली भी उनका चिंतन करें। शिक्षा के अंदर दिवालियापन है, कहीं कोई शिक्षा के अंदर आशा नजर नहीं आ रही। नहीं चिकित्सा तो के वो अंदर बारीकी से देखो, पब्लिक डीलिंग में कहीं भी देखो, तो कहीं कोई आशा नजर नहीं आ रही। हाँ दीप। क्या किया क्या जाए उसका? जैसे मान लो कि अपन ने लॉ की इन्फोर्समेंट की इतनी सारी बातें की, या अपन एजुकेशन की बात करें या कोई भी एक चीज की बात करें, जो सिस्टम अभी चल रहा है हाँ, उससे उसके अलावा कोई सिस्टम अप्लाई करके उसको काम में लेकर के इन चीजों को देखना हो, तो वो कैसे, वो अप्लाई करने का वो तो प्रोसेस कैसे हो? हाँ, वो हो हाँ। श्री अरविंद उसके लिए ये कह रहे हैं कि भी आप बड़े पैमाने के ऊपर कोई करो, उसके लिए बिल्कुल कंसंट्रेटेड एकजुट होके ऐसी कम्युनिटीज हों हाँ जो विभेद या इस चीज के आधार पे नहीं हो, जो वास्तव में एक अपनी एस्पिरेशन में प्योर हो। और इसीलिए एक छोटे प्रारूप के रूप में अपन प्रयास कर रहे हैं, चिकित्सा के स्तर पे है या जो शिक्षा के स्तर पे है। आप एक कम्युनिटी चला रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आप एक सर्टेन तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन तो उसमें चला ही रहे हैं, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन शब्द लें तो। हालांकि वो कॉन्स्टिट्यूशन तो माँ का है। तो वो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली अगर हमारे पास ये है, हम इसलिए नहीं कर रहे। इनफैक्ट उससे भी अगर एक कदम जाएं, अभी तो मैं ये कह रहा हूं कि यदि हमारी वर्तमान समस्याओं को देखें, जो कि श्री अरविंद ने बहुत गहरे रूप से महसूस करी। श्री अरविंद के यदि जितने भी अर्ली कल्चरल राइटिंग आप देखें, राष्ट्रीय शिक्षा के अंदर आपकी कला का महत्व, क्यों श्री अरविंद ने ये चीज लिखी? राष्ट्रीय स्तर के ऊपर वो महसूस कर रहे थे भी, इस चीज को तो कभी ध्यान ही नहीं दिया जा रहा। चिकित्सा क्या होनी चाहिए? श्री अरविंद ने कहा कि सबको इतने 3 साल तो कम से कम अपने देश को देने ही चाहिए, इसमें ये चीज तो करनी ही चाहिए। तो और सारे लोग इसके अंदर कर रहे हैं, सबका अपना अपना शिक्षा का, चिकित्सा का, सबने अपना एक सेटअप तैयार करने का प्रयास किया है।
जिसमें श्री श्री हैं वो उन्होंने अपना प्रयास किया, उनका अपना तरीके का है। जो आपके इस्कॉन वाले हैं उन्होंने अपने गुरुकुल तरीके का बनाया है। सब अपने पद्धति के तरीके से प्रयास कर रहे हैं, ये एक समय की मांग भी है, पर उनके पास उत्तर नहीं है। हमारे पास, क्योंकि हम श्री अरविंद और माँ के पास हैं, और आशा एकमात्र पूरी मनुष्य जाति को, ये इसलिए नहीं कि सब हम उनके अनुयायी हैं, हम उनके भक्त हैं, हम ये कहने की भी ये बड़ी हिम्मत चाहिए ये कहने के लिए कि हम उनके हैं, क्योंकि हमारी अंतरात्मा जानती है कि सच्चाई तो है ये, पर हमारा काम तो दोगला है, वर्दी नहीं है। ये विकल्प करना ही वास्तव में अपने जीवन को धन्य बनाना है, और इसीलिए राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी पहले तो चेतना का विकास हो, विकल्प और कोई दूसरा विकल्प नहीं होता हो सकता। पहले तो कंसंट्रेटेड तरीके से हम सारे मिलके इसी के अंदर निवास करना सारे दिन। क्या ये प्रश्न हम अपने आप से एक समय तो पूछें, मैं हूं किस लिए, ये मेरी एक्टिविटी वैसे किस लिए हो रही है, ये मेरा व्यापार, इससे राष्ट्र का कोई उत्थान हो रहा है, उसको जस्टिफाई मत कीजिए किसी भी गार्ब में, जो है उसको सही कलर्स में देखिए। हजार जने वो काम कर रहे होंगे, पर हम, कोई जरूरी है वो चीज परपिचुएट करनी? उन हजार जनों को श्री अरविंद और माँ की कृपा का अनुभव नहीं हुआ है, हमको हुआ है। ये कहने में मेरे को कोई हिचकिचाहट नहीं कि हम सब जो यहाँ बैठे हैं उन्होंने महसूस किया है, उन्होंने एक स्तर पे महसूस किया है, और वो जो हमने महसूस किया है उसको हम रीपेमेंट नहीं कर सकते। जितना ही हम जीवन में इसके अंदर जाते हैं, ये हम लाभ हो रहा है इसके अंदर हमारा, हम कुछ दे नहीं रहे। तो इसमें कोई भी शंका या कोई कोई डाउट या कोई हमारी देन को कोई चीज रोकने वाली क्यों होनी चाहिए? ये रेजोल्यूशन तो आज के दिन आना ही चाहिए। रेजोल्यूशन का क्या महत्व है? बार बार जितना ही हम करते हैं, क्योंकि साथ में दूसरी प्रकृति ये है कि भाई हम रिजोल्व तो करते हैं, कर नहीं पाते। हाँ, उसके एग्जीक्यूशन पार्ट में है, पर रिजोल्यूशन तो हर बार और नया क्यों नहीं कर पाते? वो तो करें, और फिर उसके आगे की कड़ी है कि हाँ माँ, आज फिर से हम रिजोल्व करते हैं। और अगर व्यापक दृष्टिकोण से हम वास्तव में स्थितियां देखें मनुष्य जाति की या सबकी, तो उसका उत्तर खाली, जो हमने जैसे न्याय की बात करी, मैं इसको इसीलिए जोड़ रहा हूं, जब तक हमारी चेतना वैसी है ये प्रणाली वैसी होगी। उसी प्रणाली से हमारे चीफ जस्टिस आज के जो हैं उसी प्रणाली से आए हैं, इसलिए शिक्षा के अंदर, जब तक शिक्षा के अंदर मूलभूत काम नहीं होता, मन की बात के एपिसोड आपके कितने आ गए, अभी तक ये नहीं कहा कि राष्ट्रीय चरित्र जब तक निर्माण हम नहीं करते, तो आप देख लीजिए, एक जना ये बात नहीं कर रहा, और वो राष्ट्रीय निर्माण के अंदर चरित्र का निर्माण, यदि आप खुद उसका विकल्प नहीं प्रस्तुत करते, इसका कोई और शॉर्टकट नहीं है, और कोई दूसरा शॉर्टकट है ही नहीं। मेरे को जहां मौका मिल पा रहा है, मैं जो राष्ट्रीय संपत्ति है उसको खा रहा हूं, दूसरा है दूसरा खा रहा है। इसके अंदर फिर बाद में जाके मैं अगर ये मैं कहूं मैं श्री अरविंद से एसोसिएटेड हूं, एक बार आंखें मिला के देखिए उनसे, आपको तुरंत पता चल जाएगा। आप नहीं कर पा रहे हैं वो तो एक चीज है, सोच समझ के कोई ऐसी चीज कर रहे हैं जिसके अंदर वर्दी ऑफ श्री अरविंदोज हेल्प और ग्रेस नहीं है, ये तो अपराध है भाई। क्या हम कर रहे हैं ऐसी चीज, वो आप देख लीजिए। अगर सारा विश्व भी वही काम कर रहा है, पर आपको यदि इस चीज की सचेतनता आई है, और मैं किसी भी कारण से उसको एक क्षण भी और करता हूं, तो फिर तो ये सही नहीं है। आज के दिन हम निश्चित रूप से ये कहें, और इसमें मेरे को आपको मेरा आकलन करने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ एकजुटता की बात कर रहे हैं कि क्या एक इकाई के रूप में क्या आगे बढ़ सकते हैं? ये हमको निश्चित रूप से, और इसमें गंभीर काम किए जाने की आवश्यकता है, शिक्षा के अंदर, चिकित्सा के अंदर, और वो तभी आएगा। ये सारे पत्ते हैं, पेड़ की जड़ है हमारा कमिटमेंट माँ के प्रति, ये इसकी जड़ है, और वो हम उसको देख लें। उसके साइकोलॉजिकल तरीके हमारे अपने साथ माँ ने दे रखे हैं, वो आप उनकी आंखों के अंदर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा आप कितने सच्चे हैं या नहीं है। क्या आपका व्यापार या आपका जो भी चीजें हैं क्या उस तरीके की है?
माँ छोड़िए कि क्या राष्ट्रीय उत्थान में आपका कोई योगदान है? आप भारतीय संस्कृति की बातें करते हैं, फिर इसके बाद में हम ये कहें नहीं नहीं हम तो सच्चे नहीं, हम अपराध बोध से भर गए, वो उसका कोई सच्चा निराकरण नहीं है। उसको छोड़िए और गहन तरीके से माँ के काम में हम लगें। इसलिए हमारा जितना भी अध्ययन है, हमारा जितना भी कर्म है, उसका केंद्र ये है। बाकी सारी चीजें उसकी उस पेड़ के पत्ते हैं। हमारी जड़ है श्री अरविंद के प्रति हमारी निष्ठा, माँ के प्रति हमारी निष्ठा, उनके प्रति हमारा प्रेम, हमारा समर्पण, हमारी जो भी उनके प्रति है, हम कभी भी इनफ नहीं दे सकते। और उसी उसी में राष्ट्रीय उत्थान। माँ जब ये कहती है, भाई माँ से इंदिरा गांधी ने पूछा 70 के अंदर कि देश की स्थितियां बिखरी जा रही हैं, क्या किया जाए, वही चीज हमारे सामने है। तो देश भी व्यक्तियों से ही बना है, मतलब सामान्य तरीके से व्यक्तिगत स्तर पे व्यक्ति बिखरा जा रहा है और सामूहिक स्तर पे भी व्यक्ति बिखरा जा रहा है। क्या किया जाए? वही वो जैसी भी रही होगी, उसके लोग अगेंस्ट में बोलने वाले हैं, उसके बिहाफ पे बोलने वाले हैं। और मैं ये कह रहा हूँ, वो एक स्थान पे थी जहां वो चीजों को देख रही थी इंदिरा गांधी। उसने माँ को अप्रोच किया, वो ये प्रश्न किया कि क्या किया जाए। और मैं पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के ऐसे लोगों को भी प्रवेश दे रही हूँ जो वास्तव में अपने फील्ड के अंदर जो कुछ प्रामाणिक आवाज रखते हैं। तब माँ का उसके अंदर उत्तर है कि ऐसा लगता है कि स्थितियां, ये मैं आपको जो कल का ये मैं पढ़ के आपको बता देता हूं। इन द वर्ड्स ऑफ श्री अरबिंदो, ये मदर, दिस सेंटेनरी ऑफ श्री अरबिंदो इन 1972, ये माँ उत्तर दे रही है 70 के अंदर। 2 साल थे उस समय, तो शताब्दी आने में 2 वर्ष थे। और हम ये एक जो 1 साल गया है उनकी 150वीं वर्षगांठ मनाने के क्रम में, आप सबने भी विशेष एक उनकी ग्रेस, इनकी एक चीज महसूस की होगी। मैं इसलिए ये कह रहा हूं, आप इसका लाभ उठा सकते हैं। आप इसका लाभ उठा के आपके लिए एक बिल्कुल नया आयाम खुल जाएगा यदि आप इसको, इस अपॉर्चुनिटी को ले लेते हैं। जैसे कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज आती हैं, वो आपको एक दूसरे ही स्तर के ऊपर, बिजनेस में भी जैसे आप देख रहे हैं, एक सामान्य स्तर के ऊपर चल, फिर उसके अंदर कोई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आई कि तुरंत आपके सामने बिल्कुल नया आयाम खुल जाता है, एक बिल्कुल नई चीज के अंदर आप चले जाते हैं। वैसे ही ये आपको कहीं का कहीं ले जाएगा। तो दिस सेंटेनरी ऑफ श्री अरबिंदो इन 1972 हैज कम ऑन पर्पस। उद्देश्य से आई। और ऑन पर्पस जो है, माँ इटैलिक्स में, इटैलिक्स तो खैर बाद में, पर उन्होंने स्ट्रेस देके ही कहा, इट इज सर्टेनली समथिंग दैट इज कमिंग नाउ। ये चीज आ रही है बिकॉज द ओनली साल्वेशन फॉर द कंट्री, द ओनली थिंग दैट कैन यूनिफाई इट, जो इसको एकीकृत कर सकती है, इज फॉर इट टू अडॉप्ट श्री अरबिंदोज आइडियल फॉर द कंट्री। देश के लिए श्री अरविंद का जो आदर्श था उसको अपनाना। ही हैड ए प्लान, ही वेरी क्लियरली सॉ हाउ द कंट्री शुड बी ऑर्गेनाइज्ड। ही सेड इट टू मी, उन्होंने मेरे को ये चीज बताई थी। इट इज देयर, इफ वन रीड्स हिज बुक्स सीरियसली वन कैन सी इट। यदि कोई उनकी पुस्तकों को सीरियसली लेता है, वो देख सकता है। So I said that things should be so organized that throughout, stress दिया माँ ने, ये कैपिटल है, throughout India there should be study groups, libraries, lectures, anything whatever, जो हो सके सो, जो आप कर सकें सो, so the whole country should know Sri Aurobindo's thought and will। यदि आप कुछ कर सको तो इसका व्यापार करो, यदि आप सोसाइटी चलाते हैं तो ये करो, व्यक्तिगत जीवन में आप में क्षमता है तो ये करो, नहीं तो आपका जीवन धिक्कार है। जिन लोगों को कभी आस्वादन नहीं मिला मां श्री अरविंद का, उनके ऊपर दायित्व नहीं है। हमको तो यहाँ इस केंद्र में शिक्षा मिली है, और फिर हम जो काम करते हैं, मैं तो अपने लिए कह रहा हूं ये बात, हमारा एक क्षण जो अगर उनके लिए ऑफरिंग न हो, ये गलत है। एंड द सेंटेनरी इज एन एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी। फिर बीच के अंदर जो उनको
कहा वो अपन ने बीच में ओमिट किया है। दिस सेंटेनरी शुड बी ऑर्गेनाइज्ड राइट नाउ। मतलब माँ की अगर वाणी को, शब्दों को आप सोचें कि वो कोई निरर्थक नहीं कह रही। 70 के अंदर वो ये कह रही है राइट नाउ ऑर्गेनाइज करो इस चीज को, एट वंस, लाइक समथिंग कवरिंग द होल कंट्री। इस तरीके से करो जैसे कि पूरे देश के अंदर व्याप्त ये मूवमेंट एक आंदोलन की जैसे हो जाए, ऑन द ओकेजन ऑफ द सेंटेनरी। एंड इन व्हाट श्री अरविंदो रोट, श्री अरविंद ने जो लिखा, दे विल फाइंड ऑल दे नीड टू ऑर्गेनाइज द कंट्री। देश को एकीकृत करने के अंदर, उसको सुव्यवस्थित करने के अंदर, इसी चीज को अपन ने उद्देश्य करके जो साहित्य पूरे के अंदर प्रसार किया है। हालांकि अपन ने तो क्या किया है, ये उनकी कृपा है जो ये कर पाई है। हम उसके साथ अगर एकजुट हो जाते हैं उस कृपा के साथ, और अपने आप को ढीला छोड़ देते हैं उसके अंदर, उनकी प्रेरणा को, आती प्रेरणा को हम उसके साथ एकजुट हो जाते हैं, तो हमारा जीवन धन्य है अपने लिए। और जो चीज करनी चाहिए उसके अंदर वास्तव में हमको आनंद महसूस होगा निश्चित रूप से। इसके अलावा और करने लायक काम है नहीं। जैसे नवजात जी कहते थे, समस्याएं हजार हो सकती हैं, मेरे परिवार का कल्याण कैसे करूं। देश के अंदर समस्याएं हैं, नीतिगत समस्याएं हैं, सारे के अंदर एक पानी की समस्या है, या जो भी नारी उत्थान की समस्या है, चिकित्सा की, ये वो, उसका आपके पास तो कम से कम एकमात्र उत्तर ये हो सकता है कि माँ के प्रति मेरा पूर्ण समर्पण। तो आप वास्तव में सच्चा, कोई भी चीज जो सच्ची है वो ला सकेंगे। यही हमारा सारों का रेजोल्यूशन है। इसमें किसी व्यक्ति या किसी की बात नहीं है। एकजुट होके हम ये अभिप्सा, ये सारे इस रेजोल्यूशन को, मेरे ख्याल से किसी के इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों दीपक, ठीक बात है ना ये? सही बात। भैया इसको तो पहले दीपक से ले लेते हैं शब्या जी। हाँ दीपक। हाँ ठीक बात है पंकज, अब तो एप्लीकेशन की बात ही है। हाँ नहीं, अपन करेंगे ये। हाँ इसका बढ़िया तरीका क्या है कि जैसे यांत्रिक प्रकृति ने अपनी चीजें बांध रखी है, इस समय मैं खाना खाऊंगा, उसमें फिर बाद में आपको चाहे भावना अच्छी है या नहीं, आप समय पे खा लेते हो, या मैं ये करूंगा, हम सारे काम कर रहे हैं। तो हम अपने आप के लिए ऐसी ही चीजें, जो रिकॉर्ड ऑफ योग में हमने पढ़ा था कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो अपने परफेक्शन की, 3 ऐसी चीजें जो हमको पीछे रोकती हैं, 3 ऐसे विधान हैं जो हमको आगे लेके जाते हैं। तो एक विधान उसमें से ये है कि हर चीज अपने आप को पूर्णत्व पे लेके जाने का प्रयास करती है। तो जितना ही हम डेली इसमें कैसे भी निरंतरता इसी चीज के अंदर रखेंगे, यांत्रिक प्रकृति जितनी निरंतरता रखती है, वैसी भी इस तरीके की भी चीजें इकट्ठी करो जो समय समय पे हमको रिमाइंड करें कि मेरा उद्देश्य ये है। जैसे भारतीय संस्कृति में व्रत है, त्योहार है, रिमाइंडर थे ये। जगह जगह उपस्थिति है ऋषियों की, मुनियों की, आश्रम है, आपके इस तरीके के जो तीर्थ हैं, वो आपको रिमाइंड करते थे किसी न किसी तरीके से। तो हम ऐसी एक्टिविटीज पकड़ें और हम करें उसको, ये नहीं, ये तो हम शुरू करते हैं इसको, इसकी शुरुआत हमको करनी चाहिए अपने व्यक्तिगत स्तर पे। अब इसके अंदर रविकांत जी आप इसमें क्या कुछ, आपकी गाइडेंस, क्योंकि आप कर रहे हैं वहां, इसमें और क्या करना चाहिए? सर ये तो हम लोग कर रहे हैं जितना कर सकते हैं, और एजुकेशन में खासतौर से स्कूलों वगैरह में जाके बार बार बता रहे हैं टीचर्स को और बच्चों को। और हमने सबसे ज़्यादा जो है डॉक्टर प्रज्योत कुलकर्णी की टीचर्स की वर्कशॉप कर रहे हैं। अभी भी मीता बिसेन सितंबर में आ रही हैं, और माँ श्री अरविंदो की जो टीचिंग्स हैं उनको बता रहे हैं। और माता जी की कृपा ये है कि अभी हमारे एक टीचर गवर्नमेंट स्कूल में ट्रांसफर होके आए हैं रुद्रपुर में ही, वो श्री अरविंद को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं, वो स्कूल में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। कल भी वो बच्चों को लाए थे, उस प्रोग्राम में बच्चों को बताया है, और उन बच्चों के साथ हम जुड़ेंगे। मगर हमें सेटिस्फेक्शन नहीं आता, मतलब बड़ा लगता है ऐसा है कि अभी स्थिति इतनी भयावह है कि कोई सुन के राजी नहीं है। और एक चीज मैं और बता दूं, हालांकि बात थोड़ी लंबी हो जाएगी, हमारे साथ एक व्यक्ति अजीम प्रेम जी फाउंडेशन के जुड़े हुए हैं,
जो हमारे सेक्रेटरी हैं, उनका भी सेम यही मोटो है कि वो सारे गवर्नमेंट स्कूल में काम कर रहे हैं कि श्री अरविंद का तो नाम नहीं लेते, मगर काम उनका भी वही है कि इसके रिजल्ट बेटर कैसे किए जाएं, परफेक्शन कैसे लाया जाए एजुकेशन में। इसके अलावा एक तो रही है एजुकेशन, फिर सबसे पहले हमें अपने जीवन में परफेक्शन कैसे लाना, इस पे एजुकेशन के अंदर रविकांत जी, माता जी ये कह रही है कि आप और कोई दूसरा तरीका नहीं है, खाली अंतरात्मा को टारगेट करोगे तो काम होएगा। जी हाँ, जब तक मैं खुद अंतरात्मा के ऊपर नहीं जाता, जी पढ़ने सुनने इससे नहीं होता। अंतरात्मा का आविर्भाव है जो और कोई वाणी और कोई कमिटमेंट परिवार का हो या मैं राष्ट्रीय उत्थान कैसे कर दूं, ये फिर बाद में उसके मुद्दे रहते नहीं, उसके मुद्दे चेंज हो जाते हैं। इसमें फिर बाद में जब तक मैं अंतरात्मा के अंदर नहीं जा रहा, नहीं तो माँ श्री अरविंद के लिए बड़ा इजी था। माँ के साथ तो हमेशा ही कितने प्रधानमंत्री थे, श्री अरविंद के साथ कितने लोग थे, वो तो उनसे मिलना चाहते थे। उनका नाम मैं यहाँ क्यों डिस्क्लोज करूं, उनको श्री अरविंद, माँ ने मना कर दिया है कि इसने क्या किया है श्री अरविंद के लिए, इनको मिलने की इजाजत नहीं दी जा सकती। गांधी जी चाह रहे थे कितनी बार मिलना। तो हम जो नाम ले रहे हैं जिन भी फाउंडेशंस का, जब तक वो पूर्ण समर्पण की बात नहीं करते, वो कहते हैं उसका अर्थ ये निकलता है, अर्थ हमको नहीं निकालना। वो जब तक डायरेक्टली, जब तक कोई ये नहीं कहता कि जैसे मोदी जी मन की बात कर रहे हैं, पर अभी तक उन्होंने ये नहीं कहा कि चरित्र का निर्माण पहली चीज है, तब तक फिर वो अपने भावना कैरी करते होंगे। पर जब तक इसको मुखरित तरीके से हम नहीं कह रहे, मैं खाली इसी मुद्दे पे आना चाह रहा हूं क्योंकि ये आप एक योजना की बात कर रहे हैं, वो सरकार आपसे बेटर कर पाती है। हम मूलभूत चेतना के परिवर्तन की बात कर रहे हैं, वो हम अपने खुद से शुरू होती है। तो इसीलिए मैंने कहा कि पत्तों में पानी देने या रंगने की आवश्यकता नहीं है, जड़ के अंदर जाने की आवश्यकता है। मेरे को अगर उस चेतना का एहसास न हो तो मैं कैसे बता सकता हूँ, मेरे को आपके शरीर तंत्र का सेंस नहीं हो और मैं आपको ऐसी दवाइयां प्रिस्क्राइब करता हूँ जो मेरे मन में मैंने मान लिया कि ये तो बहुत ही अच्छी है, शिलाजीत तो बहुत ही बढ़िया है, मेरे को आपको खिलाना चाहिए, सबसे महंगे भाव का खिलाना चाहिए। शरीर तंत्र का मेरे को सेंस नहीं है। तो जब तक मेरे को चेतना का सेंस नहीं आएगा, ये एक्टिविटीज अपने आप में अच्छी हो सकती हैं और बहुत ज्यादा काउंटर प्रोडक्टिव हो सकती हैं, वो तो खैर आपको खुद को आकलन करना पड़ेगा। पर हमारा आग्रह एकमात्र है पूर्ण समर्पण, हमारा अनन्य रूप से। क्योंकि माँ ने बार बार शिक्षा में ये कहा है कि सारी पद्धतियां, हमको रिसोर्स कम हो सकते हैं पर जिनके पास रिसोर्स हैं, वो जिस शिक्षा पद्धति से आए हैं उनका आप देख नहीं रहे कि किस तरीके की वो, उनके पास तो योजना बनाने की पावर भी है, इंप्लीमेंट करने की भी पावर है, और वो देश का क्या कर रहे हैं देख लो। ये योजनाओं से अभी हमको कम से कम इस स्तर पे तो आना पड़ेगा कि श्री अरविंद ने तब कहा कि एकमात्र चीज है कि राष्ट्रीय उद्धार की योजनाएं हैं, शिक्षा की, चिकित्सा की, माँ अपने आप दे देंगी। माँ तो हमसे एक ही चीज की मांग करती हैं और प्रतीक्षा कर रही हैं कि 16 के अंदर से कितने आने तो आप अपने वेलबींग को, आप अपनी पत्नी को, आप अपने बच्चे को, आप जिस भी चीज से जुड़े हैं उसको उसको कितना देते हैं और मेरे को कितना देते हैं। और वो प्रतीक्षा करती है, जब तक आप पूरा उसको नहीं देते माँ को, तब तक वो प्रतीक्षारत है। योजनाएं सरकार बहुत लागू कर सकती है, आप और मैं क्या योजनाएं लागू करेंगे हम अपने आप पे। और वही चीज है जो आपके डीपर मोमेंट्स में आप ये कह रहे हैं हम उससे संतुष्ट नहीं है और हो भी नहीं सकते। तो वो वाला जो पार्ट है आप कह रहे हैं संतुष्ट नहीं है, उस पे थोड़ा ध्यान दीजिए। क्योंकि जो अपन काम करने के प्रयास कर रहे हैं वो मनुष्य जाति में बहुत लोग कर रहे हैं। जो हम करना चाहते हैं वो मूलभूत है, उस पे हम अनन्य रूप से माँ की चेतना क्या होती है कि मेरा एक एक क्षण माँ का है। और ये करते ही कर्म में प्रवृत्त हो गए कि हम स्कूलों में भागना शुरू कर दें, इसमें शुरू कर दें। पहले खुद को जानें, उसकी क्रिया क्या है, वो उसका आउटकम हो सकता है और उससे 1000 गुना भी हो सकता है। फिर आप खाली एक ही प्रांत की स्कूलें नहीं, आप राष्ट्रीय स्तर के ऊपर एक बात बोलेंगे। चर्चिल ने बोला श्री अरविंद की प्रेजेंस के कारण, और वो सारों के अंदर आग लगा दी। श्री अरविंद एक लेख लिखते थे पूरे राष्ट्र के अंदर, क्या वहां ब्रिटेन के अंदर भी इनके अखबारों को मंगाया जाता था। तो वो पावर भी हमारे पास आ सकती है, पर वो
सेल्फ विल जब तक हमारे अंदर होएगी, मेरे मंसूबे में लगाऊं, मेरी योजना, मेरा तरीका कि उस तरीके से दीपक चले, उस तरीके से रविकांत जी चले या समाज चले, नहीं होगा। पूर्ण समर्पण ही, जब तक हमको ये प्रैक्टिकल नहीं लगती ये बात, तब तक इसका मतलब हमारे भ्रम है। नहीं तो हमारा सबका उत्तर इसी के अंदर आना चाहिए कि माँ के प्रति पूर्ण समर्पण, और कितना कर दें वो कम है। शिक्षा में, चिकित्सा में एकमात्र उत्तर यही हो सकता है, और कोई उत्तर नहीं हो सकता। फिर आप पाएंगे कि हाँ, आप जो भी करेंगे वो कल्याणमय है। भगवान किसी का संहार भी कर रहे हैं तो भी कल्याण कर रहे हैं। नहीं तो अगर एक्टिविटी में आप ये मान लें सबका संहार करने लगे, वही कल्याण जो कृष्ण जी कर रहे थे वो आप कर सकते हो क्या? चेतना है जो कल्याण कर सकती है। तो बार बार आप ये देखेंगे, आप खुद भी देखेंगे, हमारी जिस तरीके की चेतना है उसका आग्रह एक्टिविटीज पे है, चेतना के उत्थान पे नहीं है। और चेतना का उत्थान भी हम कहते हैं इसमें एक्टिविटीज। ये एक कॉमन प्रॉब्लम है हम सबके साथ। क्या आप इससे सहमत हैं रविकांत जी? हाँ दीपक, कोई बात? तो ये किया अभी जब हम बात कर रहे थे कि इंडिविजुअली ही प्रोग्रेस का रास्ता है, कलेक्टिवली फिर कैसे हो? अरे पर कलेक्टिवली अलग नहीं है ना कलेक्टिविटी। मेरे पास तुम इस चीज अब को हम देने के पूर्ण लिए कोई समर्पण, चीज नहीं, अगर पर पूर्ण समर्पण नहीं आप है, अगर मेरे को व्यक्तिगत तौर पे जानते हैं और आप ये बिल्कुल समझते हैं कि ये आदमी है ही नहीं, तो मैं आपको क्या दे सकता हूं? व्यक्तिगत स्तर पे आप इसको लाइटली कैसे लेते हैं कि एक वन मैन्स परफेक्शन कैन सेव द वर्ल्ड? को लगता है ये सिद्धांत हाँ है? यही तो मैं कह रहा हूँ कि इंडिविजुअली ही तो चलेगा ना, कलेक्टिवली कैसे होगा? तो वो तो अरे शुरुआत पर तो वैसे ही होगी कलेक्टिविटी ना। अलग नहीं है उससे। आपका इंडिविजुअल बीइंग, हाँ हाँ ठीक है, यूनिवर्सल बीइंग वो ठीक बात नहीं ठीक है। है। ये हमको लगता है ये आप सिद्धांत की बातें कर रहे हैं कि वो तो ठीक है, पर क्या हमने पहली वाली कड़ी को हाँ किया? अरे पहली कड़ी करेंगे उसका चमत्कार ऑटोमेटिकली क्या होता है? और वन मैन श्री अरविंद ने सारा तो कर दिया। और आपको क्या लगता है उसके अंदर कितने जने? पहली कड़ी पूर्ण समर्पण बोलने से हो गया? नहीं हो गया। कैन एनीबॉडी क्लेम कि पूर्ण समर्पित हूँ, एकदम 100% समर्पित हूँ? वो तो व्यक्तिगत अपने आकलन करो। हाँ भाई, वही तो व्यक्ति कोई अपना, भाई वही तो बात है ना कि मैं और अभी थोड़ी वही देर पहले तो रेजोल्यूशन मैं की बोल हम रहा बात था, कर रहे हैं, उसी वही रेजोल्यूशन रेजोल्यूशन की हम बात कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले अपन ये तो बात है, तो मैंने कहा था ना कि इंडिविजुअली कलेक्टिवली क्या हो सकता है, सब बाहर क्या कर सकते हैं, बाहर क्या एक्टिविटी है। एकजुटता बाहर नहीं कह रहा मैं, कलेक्टिवली इन दिस एकजुट सेंस होकर कि हम एक हैं। माँ के जो भक्त हैं वो एक इकाई है। और उसमें एक्टिविटी, आज हम इस एक एक्टिविटी के तहत ही तो सारे मिल रहे हैं सुबह। हम किसी एक, हमने कोई फ्रेमवर्क है उसमें जुड़ रहे हैं हम। और इसमें अब जो जो अपने अपने फील्ड में है, कोई ये थोड़ी है, कौन कह रहा है कि आप यही वाली लाइन ऑफ एक्शन ले। पर जो भी लेते हैं, क्या आप उसके अंदर खरे हैं, वो तो आपको देखना है भाई। हम एकजुट तो हृदय में तो हो ही सकते हैं। हाँ दिक्कत है। पर परफेक्शन तो पहले इंडिविजुअल लेवल पर, इंडिविजुअल फिर ये पाएगा कि वो इंडिविजुअल अपने आप में नहीं है, धीरे 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 वो बाद में पाएगा। ये फाइंडिंग बाद में होगी, ये पहले नहीं हो सकती। पर ये फाइंडिंग से शुरू, इसीलिए रियलाइजेशन में भी पहले कह रहे हैं आपके साई की रियलाइजेशन। आप पहले आप अपनी, और इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। कृष्ण प्रेम भी कह रहे हैं साधना का कोई शॉर्टकट नहीं है, आडंबर से नहीं हो सकती। इसका कोई, ये हम जो बात कर रहे हैं इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको अपने अंदर झांकना ही पड़ेगा। फिर शुरुआत आप अपने आप से तो करोगे ही। और आप अंग हैं, एक समष्टि का अंग हैं आप। ऑटोमेटिकली आप में अगर भावना सही होती है तो आप जिस परिवार से जुड़े हैं अपने आप उसमें असर आएगा, तो आपका कलेक्टिविटी में स्वतः है असर आएगा। और फिर बाद में आप एक्टिवली उसके अंदर काम करेंगे। क्या झुंझुनू आश्रम काम नहीं कर रहा? और उसमें हर जना व्यक्तिगत तौर पे जिस तरीके के काम कर रहा है, और वो नाकाफी है, मैं तो ये कह रहा हूं। पर मैं ये कह रहा हूं और विकल्प हमको तैयार करना है भाई, विकल्प की तरफ जाना है। मैं यही तो कह रहा हूं। पर अभी तो चर्चा विकल्प की हो ही नहीं रही। अभी विकल्प की चर्चा कहाँ है? और विकल्प की चर्चा करके हम फिर एक्टिविटीज पे आग्रह करते हैं, समर्पण पे आग्रह करते नहीं। मैं खाली उसी में संशोधन कर रहा हूं कि समस्या बाहर नहीं है, समस्या तो हमारे पर्सनल आउटलुक में है। जब तक मेरी सेल्फ विल को ही मैं थोपूंगा दूसरों के ऊपर, तब तक निर्णय नहीं आ सकता।
श्री अरविंद की पद्धति बहुत अच्छी है, मैं स्कूलों में जाके कहूं, उसकी ग्राह्यता मेरे अपने जीवन में नहीं है। स्कूल में मैं क्या कहूं? ये नहीं हो सकता, ये असंभव चीज है। मैं खाली इतनी बात कहना चाह रहा हूं। हाँ, मुश्किल है ये बात कन्वे करना, क्योंकि ये कन्वे करने के बाद प्रश्न चेंज हो जाते हैं। ये कन्वे हो नहीं पाती ये बात। शब्या जी, अभी जो आप बात बोले ना भैया, कि यदि हम अपना तरीका से दूसरे से करवाना चाहें तो कभी नहीं होगा। और इसका प्रैक्टिकल हम अपने सेंटर में देख रहे हैं। माँ श्री अरविंद की क्या बानी है, या वहाँ कैसे काम होता है। हमारा सेंटर पहले एक स्पोर्टिंग क्लब की तरह था, उसका नाम भी लोग रखे थे श्री अरविंद स्पोर्टिंग क्लब। लेकिन हम जब उस संस्था से जुड़े, हमारा स्कूल सेक्रेटरी बनाया गया, तो हमको सबसे पहले उसके नाम पर ही एतराज हुआ कि ये स्पोर्टिंग क्लब नहीं है, मातृ मंदिर, माँ का मंदिर। और आश्रम में जो जो चीज हम देखते थे, यहाँ केवल कन्वे करते थे कि पांडिचेरी में ऐसे होता है, पांडिचेरी में ऐसे होता है, या माँ श्री अरविंद का ये कहना है। तो पहले हमको रिजेक्शन मिलता था कि ऐसे कैसे होगा, ऐसे कैसे होगा। हम उसको कोई जवाब नहीं देते थे, लेकिन वहां से आके सारी बातें हम माँ को लिखते थे इसमें शब्या कि जी, माँ यहाँ, शब्या जी, और आज परिवर्तित वहां का है भैया। हेलो शब्या जी, शब्या जी, लोग वहां के परिवर्तित हो रहे हैं। हेलो शब्या जी, हाँ हाँ, आप बोलिए। सारगर्भित तरीके से थोड़े में कह सकते हैं क्या? बिल्कुल पॉइंटेड बात कहिए। हाँ, पॉइंटेड वास्तव में बात कहना यही क्या चाहते हैं आप, है खाली कि थोड़ा। अपने अंदर या एस्पिरेशन हो, हम्म, तो उसका परिणाम देखने को मिलता है, जो हमको अपने सेंटर में अब मिल रहा है। हाँ, ये एक बात हुई। इसी तरीके से आप और सारगर्भित खाली एक छोटे सेंटेंसेस बनाया कीजिए, और जो हम्म, बिल्कुल पॉइंटेड बात है, क्योंकि हम्म, अदरवाइज क्या होता है कि इतनी सारी चीज में वो बात रह जाती है। आपको मूल इसमें रेजोल्यूशन क्या लगता है हमारे लिए? उसका क्या परिणाम ये है होगा, कि वो अपने आप होगा। हम परिणाम सोच के हम नहीं कर रहे शब्या जी। नहीं, परिणाम सोच के तो किए ही नहीं थे हम। हाँ, बस ये जो नियम हमको सिखाया गया था पांडिचेरी में ही, कि जो बात है तुम माँ से बोलो, माँ से बोलो, लिखो, माँ से बोलो। हम लिखते, वहां का जो कंडीशन था देखते थे, आके माँ को लिखते थे। हम पांडिचेरी नहीं फिरते थे, इसलिए हमको अभी फर्म विश्वास है कि हम माँ के सामने एक बार बोल देते हैं, यानी ये वहां हमारा पहुंच जाती है। रेजोल्यूशन क्या है? अभी आपका हाँ, रेजोल्यूशन क्या है इसके अंदर? अभी हमारा रेजुलेशन नहीं चल रहा है कि पहले हमको डिविनाइज हो, हाँ, हमको ही ये चैत्य सही सत्ता बात का अनुभव होना चाहिए। है, ये हम सही बात उसके है। लिए ही कर। और ये हमको जो होना बानी चाहिए का कि इसको थोड़ा प्रसार सा। है, वो तो नहीं नहीं, इतना सब लोग शब्या मैसेज जी, भेज रहा है कि तो शब्या जी सुनिए पहले। इसमें ये नहीं हो सकता कि हम डिविनाइज हो जाएं, ये हो जाएं, हम अपने आप को समर्पित कर दें। हमारे पास क्या साधन है डिविनाइज होने का? हमारे पास कोई साधन नहीं है। हम अपनी क्षमता से नहीं हो सकते। हम इसका जो स्रोत है, और उससे भी इसलिए नहीं जुड़ते कि इससे ये परिणाम हो जाएगा। इसीलिए आप अगर तीसरे वॉल्यूम में शुरू करेंगे, माँ ये कह रही हैं कि योग किस लिए अपना रहे हैं आप? मनुष्य जाति के लिए। आपको ये सिद्धियां प्राप्त हो जाएगी इसलिए, मन की शांति के लिए। इनमें से किसी के लिए भी नहीं, अंतरात्मा की इनमें से कोई सी भी पुकार नहीं है। एक समय आपको जो भी निर्देश दिए गए होंगे, पर आप वो नहीं हैं जिसको निर्देश दिए गए थे। इसलिए आज आपका क्या है, वो थोड़ा सा आप मंथन कीजिए और एकदम फोकस कीजिए इसको। ये इतनी बातों से देखिए फोकस नहीं आता। अब इसमें कोई बात है शब्या जी, एकदम फोकस्ड कहिए कोई चीज। हाँ शब्या जी। हम डिविनाइज्ड होने के सेंस में हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन मेरे स्वभाव में जो परिवर्तन आ रहा है, कौन क्या कर रहा है उससे हमको मतलब नहीं, हम क्या कर रहे हैं इससे हमको मतलब रहता है। कि हम क्या कर रहे हैं,
हम हमारा में क्या resolution क्या है? परिवर्तन हो रहा हमारा है, इसमें अब उसका रेजोल्यूशन क्या है प्रत्येक अभी? हमारा हमारा solution क्या है? खाली उसको एक हमारा लाइन कहिए, क्योंकि ऑलरेडी हम लेट अभी आप एक लाइन अभी रेजोल्यूशन। हमारा है कि माँ की वाणी को जगह जगह तक पहुंचाने के लिए जो किताब सब आ रहा है उसको लोगों तक पहुंचाओ। ठीक है, जो एक पढ़ेगा जितना ग्रहण करेगा उसके पर निर्भर। हाँ, और हम एक लोग को रेजोल्यूशन यही ये कहते होगा। हैं कि हेलो शब्या जी, किताब जो दिया गया, हाँ शब्या जी, एक रेजोल्यूशन आप थोड़ा धीरे बोलिए, मतलब एक धीरे धीरे बोलिए। मतलब एक हम्म, रेजोल्यूशन आपका ये हो गया कि हमको जगह जगह हम्म, उनकी वाणी का प्रसार करना चाहिए, बस। हाँ। आगे और और दूसरा हम जैसे माँ कह रही है उसको अपने प्रैक्टिकल जीवन में लाए। जैसे ब्यूटी पर ध्यान देने बोल रही है, भाषा पर ध्यान देने बोल, हर चीज को हम अपने पर लागू करना हाँ, चाह मतलब रहे हैं माँ की वाणी और जो है, करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, अब रोक दीजिए इसको। मतलब आप ये कह रहे हैं माँ की वाणी है उसको इम्प्लीमेंट करें। हाँ। हाँ, यही कहना चाह रहे थे, तो मतलब अपनी बात को फोकस किया कीजिए आप। हम्म, ये एक जी। अपने को फैकल्टी थोड़ी डेवलप करनी पड़ेगी। और हम्म, कोई आपका रेजोल्यूशन? और तो हम अभी हाँ, नहीं तो डिफाइन आप कर इस सकते पे हैं। आप थोड़ा ये चिंतन कीजिएगा कि इससे क्या होगा और क्या हम कर सकते हैं क्या ये? क्योंकि माँ की वाणी भी उतनी उद्घाटित होएगी जितनी हमारी चेतना है, जो कि आप महसूस कर रहे हैं कि हम तो पहले कभी पढ़ते ही नहीं थे इस तरीके से। हम्म, तो हमारा कुल मिला के हम इससे रिज़ॉल्व करते हैं कि हम अनन्य रूप से आज जितना समर्पित कर सकते हैं, भाव तो उतना प्योर रखें और समर्पण करें। उसका जो भी हो सो हो। ये उसके सारे माध्यम हैं। मैं आपसे प्रेम करता हूँ, तो उसका माध्यम ये है कि मैं आपको अच्छा भोजन भी खिला सकता हूँ, आपकी सेवा भी कर सकता हूँ, आपका चिकित्सा वगैरह भी कर सकता हूँ, मैं आपको डाँट भी सकता हूँ। जबकि डाँट है वो कभी भी जो है इसके दायरे में नहीं आएगी। तो आप जब माँ से समर्पित होंगे, प्रेम करेंगे, तो ऐसी चीज़ें भी आ जाएँगी जो साहित्य में है नहीं, है उसका सच्चा अर्थ पाने लगेंगे आप। तो हम इससे रोकते हैं। यहाँ हम इसको अपनी इस वाणी को विराम देते हैं। ठीक है? ठीक है भैया। जय श्री। जय श्री